वर्दी की ड्यूटी, यूनिफ़ॉर्म सर्विस की ओर आपने अपना रास्ता चुना, तो क्या कारण था कि यूनिफ़ॉर्म सर्विस ही क्यों? जब वहाँ वेतन भी बाँटने जाना पड़ता था तो पैदल जाने पड़ता था। आपने 8 साल आपने नक्सल बेल्ट में गुजारे और वहाँ पे एनकाउंटर जैसी स्थिति कभी आपने कहीं सामना हुआ नक्सलियों के साथ में, कहीं मुठभेड़ जैसी स्थिति आप लोगों के साथ में हुई? तो कम से कम 6-7 एनकाउंटर हुआ, काफ़ी कम से कम 20 से 25 लैंडमाइन्स को भी मैंने निकाला। अभी एक नया कानून निकला है गुड सैमरिटन, यदि आप घायल व्यक्ति की मदद करते हैं, उसका हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, उसकी जान बचाते हैं, तो 5000 रुपए का उसका इनाम भी दिया जाएगा। मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं और सफलता मिल जाती है। देशभक्ति का जज्बा लिए सतीश ठाकुर ने भी कुछ ऐसा सोचा और पहले ही चांस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा निकाली। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में ड्यूटी करते हुए वह ट्रैफिक सिस्टम को संभालने के लिए पहुंचे और डीएसपी के पद पर वे अभी पदस्थ हैं। दुर्ग ट्रैफिक में डीएसपी हैं सतीश ठाकुर जी। राजधानी की ट्रैफिकिंग को भी काफी आसान किया इन्होंने और इनके जो अब तक का जो इनका सफर है खाकी के साथ में बहुत शानदार रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अनुभव है इनका नक्सल क्षेत्र में भी काम करने का रहा है। नक्सलियों के मूवमेंट में एंटी नक्सल मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया और कई ऐसी चीजें जो इनके जीवन से जुड़ी हैं शायद हमें भी नहीं पता, लेकिन आज हम जानेंगे सतीश ठाकुर जी से। सर, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपकी पढ़ाई जबलपुर में हुई, जैसे आपने बताया। अजुंदा के छोटे से गांव से आप निकल करके वहां तक पहुंचे। पढ़ाई का सफर कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, वो मैं जबलपुर में हुई है। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था और मैं रहने वाला मूल निवासी मेरा अर्जुंदा गुंडरदेही के पास है। मेरे पिताजी का गाँव भी वही अर्जुंदा बुरगाहन है और वहाँ से जब पिताजी का सिलेक्शन हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गए, तो वहाँ पे मुझे पढ़ाई के लिए भी वहाँ पे ले गए साथ में और वहाँ केंद्रीय विद्यालय से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद मैंने बीए किया और उसके बाद एमए किया, उसके बाद रानी दुर्गावती से बीपीएड की परीक्षा भी पास किया और उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुआ 2000 में, तो उसमें मैंने पहली बार में उसमें भाग लिया और उसके लिए तैयारी कर रहा था। चूँकि मैं फिर मेरा बीपीएड में कर रहा था, तो मेरा फिज़िकल काफ़ी अच्छा था। तो पहली बार में मेरा सिलेक्शन हुआ, सूबेदार के पद पर चयन हुआ। उसके बाद 1 साल मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग बीजापुर में हुई। अक्सर लोग देखते हैं कि हम ऐसी सर्विस में जाना चाहते हैं जो थोड़ा सेफ जोन में हो। आपने पहले में ही अपने जो पुलिसिंग हो या एक देशभक्ति का जो रास्ता होता है, वर्दी की ड्यूटी, यूनिफॉर्म सर्विस की ओर आपने अपना रास्ता चुना, तो क्या कारण था कि यूनिफॉर्म सर्विस ही क्यों? जब मेरा जो गाँव है अर्जुंदा, वहाँ पे मैं देखता था शुरू से जब मैं छोटा था, तो वहाँ पे एक थाना था अर्जुंदा थाना। वहाँ वो काफ़ी पुराना थाना था, वहाँ पे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को देखता था। जब मैं जबलपुर में गया तो वहाँ पे छठी बटालियन थी। मेरे जो साथी लोग थे वो उनके उनके फादर जो बटालियन में थे, उनके पास जाना, उठना-बैठना काफ़ी होता था। तो मैं फ़ोर्स के लोगों को अधिकांश देखता था, क्योंकि जबलपुर में आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है। कैंप भी है, बिल्कुल। उनके अधिकारियों को भी देखता था, तो उस समय से मेरे में रुचि थी, तो यदि मैं आर्मी में भर्ती होऊँगा या पुलिस में भर्ती होऊँगा और मैंने लगातार प्रयास भी किया और पहले ही अटेम्प्ट में जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली तो उसमें मेरा चयन हुआ। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ रही और कैसा अनुभव रहा पहली पोस्टिंग का? मैं जब प्रशिक्षण मैंने किया 2000 से 2001 तक सागर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई बीजापुर और उस समय जब पुलिस जिला था और वो जिला भी नहीं बना हुआ था बिल्कुल। और वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे को बहुत अजीब टाइप का लग रहा था कि मैं बीजापुर में पोस्टिंग हुआ है और जबलपुर जैसे शहर में रहा, भोपाल में ट्रेनिंग किया, इंदौर में ट्रेनिंग किया और जब वहाँ बीजापुर में गया तो घोर नक्सल प्रभावित जिला उस था। समय तो रास्ते भी नहीं थे बने अच्छे से। रास्ते भी नहीं थे, वहाँ पहुँचना ही अपने आप में बहुत चैलेंज था। चैलेंज था। वहाँ पे एक ही बस चलती थी, उस बस से मैं पहुँचा जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना पुलिस लाइन थी, ना एसपी ऑफिस था और थाने का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो बहुत सारा चैलेंजेस था वहाँ पे, किंतु वहाँ पे जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ की स्थिति को देखा और नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे पल-पल में खतरा भी बहुत था और किंतु एक जोश और जुनून था शुरू में जब पहली पोस्टिंग होती है तो उत्साह भी काफ़ी था और कुछ कर गुज़रने की मेरी इच्छा भी थी। तो 8 साल तक लगातार रहा, कई बार एनकाउंटर भी हुआ और नए-नए कैंप भी खोले, सीआरपीएफ के कैंप भी खोले हमने, तो बहुत अच्छा रहा और वहाँ पे 8 साल किस प्रकार गुज़रा वो बहुत चैलेंजिंग था, बड़ी-बड़ी घटनाएँ भी हुई, रानी बदली घटना हुआ, मुर्कीनार की घटना हुआ,
तो काफ़ी चीज़ सीखने को भी ज़रूर मिला। जैसे सीखने की बात कही आपने, 8 साल आपने नक्सल बेल्ट में गुज़ारे और वहाँ पे एनकाउंटर जैसी स्थिति कभी आपने कहीं सामना हुआ नक्सलियों के साथ में, कोई मुठभेड़ जैसी स्थिति आप लोगों के साथ में हुई? हाँ, निश्चित रूप से जब वहाँ पे 8 साल इतना लंबा समय रहा तो उस समय बहुत सारे कैंप हम लोगों ने खोले, तो कैंप में जब खोलने को जाते हैं तो काफ़ी एनकाउंटर भी हुए। वहाँ पे उस समय ऐसा था कि जब वहाँ वेतन भी बाँटने जाना पड़ता था, तो पैदल जाना पड़ता था। बीजापुर से गंगालूर जाते थे हम लोग वेतन बाँटने के लिए, तो वहाँ पे भी एनकाउंटर हुआ, लैंड माइन्स लगा के रखे थे। तो कम से कम 6-7 एनकाउंटर हुआ, काफ़ी कम से कम 20 से 25 लैंड माइन्स को भी मैंने निकाला और लगातार जो सलवर जुर्म चल रहा था अभियान, उसमें भी भाग लिया। तो उसमें अभियान में भाग लेने के साथ-साथ एनकाउंटर भी हुआ, किंतु हमने जो टैक्टिक्स रहता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार काम करना है, उस टैक्टिक्स को अपनाया तो निश्चित रूप से काफ़ी कुछ हमने अपने फ़ोर्स को भी बचाव किया और स्वयं को भी बचाव कर सके। बात जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की होती है तो गाँव वालों का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआती दौर में जब आप लोग गए होंगे, फ़ोर्स के नए-नए कैंप खुलते हैं तो लोग बहुत विरोध भी करते हैं। तो उन लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है, गाँव वालों को समझाना कि ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है? निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंजिंग है वहाँ पे काम करना और वहाँ पे कैंप बनाना बहुत मुश्किल काम है। किंतु जब हम लोग बहुत चैलेंज था, हमारे जो स्टाफ था बहुत अच्छा स्टाफ था, वहाँ पे अधिकारी भी बहुत अच्छे अधिकारी थे और उनका मिल-जुल के हमने जो काम किया और उसी समय 2004 में जब सलवा जुर्म चालू हुआ और सीआरपीएफ कैंप का मूवमेंट भी चालू हुआ, तो सभी के सहयोग से जिला प्रशासन हो गया, पब्लिक हो गया और उनके सहयोग से हमने कैंप भी बनाया कि आपकी कैंप आपकी सुविधा के लिए है। आपको जो लगातार नक्सली लोग का वो दबाव बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए कैंप की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने उस बातों को लोगों को बताया और जो जब गीदम से हम जाते थे सीधा बीजापुर, एक ही भैरमगढ़ थाना पड़ता था, तो हर 10-10 किलोमीटर में एक-एक कैंप को बनाया और कम से कम 25 से 30 कैंप हमने 8 साल में खोला और वो आज भी चल रहा है। ये तो ख़ैर आपकी बीजापुर के पोस्टिंग की बात हुई। आप कोरबा, कवर्धा में भी रहे और ट्रैफ़िक में आपका आना हुआ और ट्रैफ़िक में आने के बाद में यातायात सबसे बड़ी समस्या होती है, किसी भी बड़े शहर हो या छोटे कस्बा हो, सबसे ज़्यादा मौतें भी सड़क दुर्घटना में होती है, लोगों को समझाना मुश्किल होता है, नियम उनकी सुरक्षा के लिए बनाए होते हैं। तो ट्रैफ़िक पुलिस में आने के बाद में आपने जो कुछ नए बहुत सारे इनोवेशन किए, आप अलग-अलग शहरों में घुस के जाकर के वहाँ पे उनकी समस्याओं को ट्रैफिकिंग को देखते हैं, सीख करके नई-नई चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट किया, रायपुर में भी किया, भिलाई में भी आपने बहुत सारी चीज़ों को किया। तो सर इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कि ट्रैफिकिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की होती है? जब मेरी सेकंड पोस्टिंग जब मैं कोरबा में गया, तब मैंने ये देखा और ये पाया कि जितनी दुर्घटनाएँ सड़क दुर्घटना में हो रही है, उतने लोग अपराध में भी जो गंभीर अपराध होते हैं, उसमें भी नहीं मारे जा रहे हैं, है ना? तो इसमें देखा कि ये इसके लिए सड़क दुर्घटना को रोकना, उसको कम करना, ये भी हमारी ट्रैफिक पुलिस की भी ज़िम्मेदारी है और पुलिस की भी ज़िम्मेदारी है। और 2008 से जब मैं ट्रैफिक में काम करना प्रारंभ किया, तो लोगों को ये नियम भी नहीं पता थे, किस प्रकार हमको चलना है, ट्रैफिक रूल्स क्या है, ट्रैफिक लाइट्स क्या है, संकेतक क्या होता है। तो उस स्थिति में हमने काम किया और जो एक्सीडेंट होता था उनसे भी हमने उनके परिवार वालों के घर में भी जाके पूछा, उनको देखा किस स्थिति से गुजरते हैं। तो उस समय से एक लगा कि क्यों ना ट्रैफिक में काम किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और एक अच्छा ट्रैफिक स्मार्ट ट्रैफिक बनाने का प्रयास किया जाए। तो वहाँ पे मैंने ट्रैफिक में काम करना प्रारंभ किया, तो वहाँ पे निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाएँ में भी कमी आई, लोग जागरूक भी हुए और उसके बाद जब कवर्धा में पोस्टिंग हुआ तो वहाँ पे भी मैंने ट्रैफिक में काम किया और एक्सीडेंट को भी कम करने का प्रयास किया। तो लगातार ट्रैफिक में रुचि भी बढ़ती गई, काफ़ी कुछ हमने काम किया। चाहे जब मेरा पोस्टिंग यहाँ दुर्ग में था, तो यहाँ भी बहुत ट्रैफिक में काम किए। जब रायपुर में राजधानी में जब ट्रैफिक का काम करने का जब मौका मिला, तो उस समय बहुत स्कोप था वहाँ पे। तो हमने नया-नया इन्वेंशन किया वहाँ पे। हमने ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास किया, स्मार्ट स्टॉपिंग सिस्टम बनाया और सिग्नल में भी हमने ट्रैफिक का अलग से अलग इनोवेशन किया। 3 किताबें भी मैंने लिखा हूँ ट्रैफिक में, तो बहुत अच्छा लोगों को रिस्पॉन्स भी गया, लोग ट्रैफिक रूल्स का भी पालन करना चालू हुए और आईटीएमएस सिस्टम जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं जिसको, वहाँ पे भी लागू हो सका है। तो आपने किताबें भी लिखी 3, तो वो 3 किताबें क्या थी और उसमें क्या-क्या चीज़ आपने समाहित की हैं? जो मैंने 3 किताबें लिखी हैं, एक तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट ट्रैफिक। इसमें जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट ट्रैफिक में किस प्रकार एक जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे कैमरे लगे हुए हैं, आरएलवीडी कैमरे, उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे काम करता है, एएनपीआर कैमरा क्या है, वो कैसे काम करता है, पीटीजेड कैमरा क्या है। तो उस सरल शब्दों में किस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रैफिक को अच्छा किया जा सकता है, उन बातों को उसमें बताया गया है और जो ट्रैफिक रूल्स नहीं पालन करते हैं और दुर्घटनाएँ होती है, उसके बारे में बताया गया है। ट्रैफिक रूल्स क्यों ज़रूरी है, सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है, हेलमेट क्यों ज़रूरी है, वो बहुत सरल शब्दों में सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो 2 पहिया चलाने वाले, 4 पहिया, सभी के लिए ये किताब बनाई है, लिखा है
और लोग इसको पढ़ते भी हैं, उसको पालन भी करते हैं। इनोवेशन की बात करते हैं, दुर्ग, भिलाई और रायपुर, यहाँ की ट्रैफिक बहुत जटिल है और लोगों को समझाना भी उतना मुश्किल होता है कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी लोग फॉलो नहीं करते हैं रूल को। अभी आपने एक जैकेट की इनोवेशन की बात कही थी कि सिग्नल को फॉलो करते हुए जैकेट आपके जवानों के लिए आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, वो क्या चीज़ थी? लगातार मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ट्रैफिक के लिए आता रहता है, तो मैंने एक सोचा कि हमारा जो जवान है वो खड़ा रहता है और वहाँ पे लोग उसकी बातों को कभी-कभी सुनते हैं, कोई नहीं सुन पाता है, कोई देख नहीं पाता है, सिग्नल के आगे खड़े हो जाते हैं तो सिग्नल का पालन नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना एक ट्रैफिक जैकेट बनाया जाए जो ट्रैफिक जवान पहनेगा और वो सिग्नल के अनुसार उसका जैकेट का कलर भी चेंज होगा। तो उसमें मैंने अपने मित्रों से भी बात किया, तो उसको हमने बनाने का प्रयास किया, वो बन भी गया है, वो काफ़ी सफल भी हो गया है। उसको आज हम लोग उसको पटेल चौक में शाम को उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे एसपी साहब के माध्यम से। तो उसमें हमने ट्रांसमीटर लगाया है और उसमें रिसीवर लगाया है। जिस प्रकार से सिग्नल का कलर चेंज होगा, ट्रैफिक का उसमें जैकेट का भी कलर चेंज होगा और जो सामने वाला जो रुका हुआ है, 2 पहिया चालक है, 4 पहिया, वो ट्रैफिक जवान को देख के वो ट्रैफिक को अपना कंट्रोल भी कर सकता है, रोक भी सकता है और नियंत्रण करेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा ट्रैफिक भी चलेगा और एक स्मार्ट ट्रैफिक देखने को भी मिलेगा। आपने चौकों पे काफ़ी काम किया, भिलाई दुर्ग के कई प्रमुख चौकों को चिन्हांकित कर, खासकर दुर्ग में इसकी शुरुआत हो चुकी है। वो प्लानिंग क्या है कि चौक को किस तरह व्यवस्थित करने के लिए आप लोगों ने प्लानिंग की है? दुर्ग में कई चौक ऐसे थे जो रोटरी बने हुए थे और रोटरी बनने से क्या सिग्नल ठीक से काम नहीं करता था। तो हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से वो चौक में जो रोटरी को भी हटाया गया और उसमें 3 चौक हैं, जैसे पटेल चौक है, पुलगाँव चौक है और राजेंद्र पार्क चौक है। इन चौक को हमने आदर्श चौक भी घोषित किया है और इसमें आदर्श चौक के लिए क्या-क्या होना चाहिए, वो भी हमने लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे सिग्नल है तो सिग्नल का पालन करें, स्टॉप लाइन के पीछे रुकें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पालन करें और हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएँ, लेफ्ट मुड़ने वाले लेफ्ट में गाड़ियाँ खड़े करें। तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, लोग नियमों का पालन करेंगे और जो हमारा कल्पना है कि एक आदर्श चौक लोग वहाँ पे रुकें और देखें, तो वो हम लोग उसमें काफ़ी हद तक सफल हो पाएँगे। ये तो खैर आपके काम की बात रही। अब मैं कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान चाहूँगी। आपके जवान दिन में धूप में खड़े होते हैं, आप लोग पूरे टाइम ड्यूटी पे होते हैं। जब लोगों को पकड़ते हैं, वो सिग्नल तोड़ रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं और जब कार्रवाई करते हैं और लोगों का फ़ोन आता है कि सर ये हमारे पहचान का, हम ही में से कोई कर ले फ़ोन कि हमारे पहचान का, सर छोड़ दीजिए। तब कैसी स्थिति लगती है कि आप लोग काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन काम कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है लोगों के दबाव से? निश्चित रूप से जब हम लोग कार्रवाई करते हैं तो जो भी वायलेशन करता है, वो प्रयास ये करता है कि मैं किस प्रकार से फाइन ना पटाना पड़े उसको और वो अपने वो फाइन ना पटाने के लिए वो अलग-अलग माध्यमों का उपयोग करता है। वो या फिर फ़ोन लगाएगा, किसी से बात कराएगा या फिर वो किसी हॉस्पिटल जा रहा है, ऐसा कारण बताएगा कि वो ट्रैफिक पुलिस से छूट जाए। किंतु हमारा उद्देश्य कभी भी किसी को परेशान करना या फिर किसी का फाइन काटना उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य है कि जो नियम बनाए गए हैं उसका बिल्कुल। पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएँ। क्योंकि अधिकांश जो दुर्घटनाएँ होती हैं उसका मूल कारण बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के और नाबालिग खतरनाक ढंग से वाहन चलाना और लगातार जो 15 साल से मैं देखते आ रहा हूँ मूल कारण यही है और लोग इसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लोग पहचानते नहीं हैं और जो फ़ोन करता है हम लोग उसको भी बोलते हैं कि आप इसका फाइन पटवाइए और इसको बताइए, इसको मैसेज दीजिए कि वो हेलमेट ज़रूर पहने, नियमों का पालन करे। जब एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है तो उस परिवार से पूछे क्या गुज़रता है, तो ज़रूरी है कि नियम का पालन करें और हेलमेट ज़रूर पहने। अ, और जब आप लोग सारी चीज़ें ये नियम बता रहे, एसपी साहब ने एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया, हेलमेट युक्त और कचरा मुक्त शहर। आप लोग काफ़ी कार्रवाई भी करते हैं, जो नहीं पहने कचरा भी उठवाते हैं। तो ये जो अभियान है अब तक जो आप लोगों ने चलाया, कितना सफल रहा? लोग कितने इसमें जागरूक हो पाए हैं इसमें? निश्चित रूप से जो पुलिस अधीक्षक महोदय का अभियान है, वो काफ़ी कारगर रहा है और लगातार चल भी रहा है हम लोग और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। हम लोग मेरे को लगातार यहाँ पे अभी 3 महीना हो चुका है और जब मैं आया था उस समय हेलमेट पहनने वालों की संख्या काफ़ी कम थी और हेलमेट लोग नहीं पहनते थे और वो किसी न कारण से अपना बनाते थे। किंतु अब जब हम लोग हाईवे में गुज़रते हैं, देखते हैं तो लोग अपने आप हेलमेट पहन रहे हैं, सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं और अभी यातायात सप्ताह चलाए थे हम लोग, उसमें भी लोगों को बताएँ तो लोग निश्चित रूप से लोग जागरूक भी हो रहे हैं, नियमों का पालन भी कर रहे हैं, हेलमेट भी पहन रहे हैं और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा जब हमारा ये चारों फ्लाईओवर बन जाएगा और जो रोड बन रही है, अंडा रोड हो गया, चाहे पुलगाँव की रोड हो गया, ये सभी बनेंगे तो बहुत अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा और एक अच्छा सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात दुर्ग जिले का देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी नए ट्रैफिक थाने पहली बार खुल रहे हैं हमारे शहर में, तो उससे लोगों को कितनी सुविधा मिलेगी? लोग वहाँ पे किस-किस तरह की समस्याओं को लेके जा पाएँगे ट्रैफिक थाने में? दुर्ग जिले के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था, तो रायपुर के द्वारा भी प्रस्ताव भेजा गया था कि जो ट्रैफिक थाने अभी वर्तमान में संचालित हैं,
उसको पूर्ण रूप से ट्रैफिक थाने का दर्जा दिया जाए और उसमें थाने की स्वीकृति भी मिल गई है और उस थाने के अंदर कौन-कौन से गाँव आएँगे, कौन-कौन से थाने जो जिसमें एफआईआर होता था पूर्व में वो थाने उसमें सम्मिलित होंगे, वो पूरा डिटेल आ चुका है और इसमें आने वाले समय में जो संसाधन भी बढ़ेंगे, ट्रैफिक का बल भी बढ़ेगा और हमारे पास इक्विपमेंट भी बढ़ेंगे और जो विवेचना का कार्य रहता है, जो थानों में एफआईआर होता है, एक्सीडेंटल एफआईआर होता है और वो उम्मीद है कि यातायात पुलिस उस एफआईआर को दर्ज करेगी, उसका विवेचना करेगी और जो मूल कारण एक्सीडेंट का निकल के आता है कि जो चालक था वो शराब पिया था या खतरनाक ढंग से वाहन चला रहा था या गलती छोटी गाड़ी की थी या बड़ी गाड़ी की, वो पूरा स्पष्ट रूप से निकल के आएगा तो उसका हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएँगे और उस निष्कर्ष के आधार पर अपनी कार्य योजना बना पाएँगे और आने वाले समय में इस कार्य योजना का अमल किया जाएगा तो दुर्घटनाएँ में निश्चित रूप से कमी आएगी। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे यातायात की बात करें, चाहे एक पुलिस के एक दोस्त बनकर के जो आजकल हमारे दुर्ग जिले में चल रहा है कि हम पुलिस को अपना दोस्त मान के चल रहे हैं, तो लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? मेरा लोगों से अपील ये रहेगी कि पुलिस आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार है और आप नियमों का पालन ज़रूर करें। हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएँ, शराब पी के वाहन न चलाएँ, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएँ और जो घायल व्यक्ति है, उसकी मदद ज़रूर करें। अभी एक नया कानून निकला है गुड्स एंड रिटर्न। यदि आप घायल व्यक्ति की मदद करते हैं, उसका हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, उसकी जान बचाते हैं, तो ₹5000 का उसका इनाम भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो लगातार प्रवृत्ति बढ़ रही है युवाओं में, देखने में ये आ रहा है कि वो स्टंट करते हैं, खतरनाक ढंग से चलाते हैं, खुद भी खतरे में डालते हैं अपने आप को, दूसरे को भी खतरे में डालते हैं। तो कभी भी स्टंट ना करें और पालकों से अपील रहेगा कि अपने नाबालिग बच्चों को कभी भी वाहन उपलब्ध ना कराएँ, जब तक लाइसेंस नहीं बन जाता है उनको वाहन ना दें। इसके अलावा जो लगातार ये शिकायतें मिलती हैं कि जो स्टंट कर रहा है, यदि आपको दिखता है, आपके आस-पड़ोस में ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसका वीडियो बनाएँ और हमको ज़रूर भेजें, हम उसका चालान ज़रूर करेंगे और नियमों का पालन ज़रूर करें, तो एक स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रैफिक बनाने में हम लोग सफल हो पाएँगे। जी हाँ, पुलिस हमारी मदद के लिए है और हम उनकी मदद करके अपने शहर को नहीं बल्कि पूरे जिले को, अपने प्रदेश को एक स्मार्ट ट्रैफिकिंग या स्मार्ट पुलिसिंग कहें, हम उसकी ओर ले जा सकते हैं। अपने शहर को अपराध मुक्त भी बना सकते हैं और एक अच्छे ट्रैफिक सेंस के साथ, क्योंकि एक अच्छे नागरिक होने की निशानी भी यही है कि हम उन सभी नियमों को मानें जो हमें संविधान में हमें मानने को कहा गया है। क्योंकि हम अपने अधिकार तो मांग लेते हैं पर अपने कर्तव्य निभाना शायद भूल जाते हैं और अगर हम अपने कर्तव्य को निभाना शुरू कर देंगे तो शायद हमें पुलिस थाने तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये संदेश सतीश ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है और आने वाले समय में आप हमारे शहर में एक स्मार्ट ट्रैफिकिंग देखेंगे और यह स्मार्ट ट्रैफिकिंग तभी दिखेगी जब आप हमारी और पुलिस की मदद कर पाएंगे। इस एपिसोड में वर्दी के रंग, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।